हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हम जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन पार्ट को। तो चैप्टर फर्स्ट में हम आज डिस्कस करेंगे ड्रग का एब्जॉर्प्शन। उसमें उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है ड्रग का, उसके टाइप्स देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कौन कौन से टाइप्स से होता है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को। आज हम इस लेक्चर में ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप इस कोर फार्मेसी चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स लेकर आ चुके हैं, आ रहे हैं। धीरे धीरे हम और सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन है क्या। देखो, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है ये एक प्रोसेस है ना। ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि जो ड्रग हम ले रहे हैं वो पास कर रही है, हमारी बॉडी में जा रही है। कहाँ से कहाँ तक? जहां पर हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया। ठीक है, हमने रूट्स पढ़े थे अभी पिछली क्लास में। तो जिस रूट से भी हमने ड्रग दी है, चाहे वो ओरल हो, चाहे पेरेंट्रल हो, चाहे सबक्यूटेनियस हो, कोई सा भी रूट हो, जिस रूट से हमने ड्रग को अप्लाई किया है, तो वो साइट जहां पर ड्रग अप्लाई की गई है वहां से ड्रग पहुंचना उसका ब्लड स्ट्रीम तक, दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो एक प्रोसेस है जहां पर ड्रग अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन है। और ब्लड स्ट्रीम बोले तो सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन को सिंपल भाषा में अगर बिल्कुल बहुत सिंपल कर दिया जाए तो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का मूवमेंट फ्रॉम कहाँ से? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन तक, दिस इज एब्जॉर्प्शन। आपने कोई दवाई खाई, वो दवाई जिस जहां से खाई है वहां से लेकर वो ब्लड में कितनी देर में पहुंच रही है, कब पहुंच रही है, वो पहुंच चुकी है, दैट इज ड्रग एब्जॉर्ब, कि वो एब्जॉर्प्शन उसका हो चुका है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंस क्या है एब्जॉर्प्शन की? इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि भाई क्यों चाहिए एब्जॉर्प्शन की, क्यों एब्जॉर्प्शन इतना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, मुझे यहाँ पर ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि एब्जॉर्प्शन हमारा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है या फिर फार्माकोडायनामिक पैरामीटर है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर पूछा है कि एब्जॉर्प्शन काइनेटिक में आएगा या फिर डायनामिक में। तो इंपॉर्टेंस क्या है एब्जॉर्प्शन की? पहली इंपॉर्टेंस ये बताती है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन शुरू हुआ है नहीं हुआ है। भाई अगर जब तक ब्लड के अंदर ड्रग नहीं पहुंचेगी तब तक ये ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, है ना। तो ब्लड में पहुंचने के बाद ही तो एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो हम एब्जॉर्प्शन में ये देखते हैं कि ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, फास्ट है, हुआ है शुरू या नहीं हुआ है ना, कमेंस हुआ है या नहीं हुआ है। बायो अवेलेबिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है कि भाई कितनी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, वो छोटे से छोटा ड्रग का वो हिस्सा, चाहे वो एक छोटे से मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो कि ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रही है। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? ब्लड में ही तो पहुंच रही है ड्रग। तो ये अफेक्ट कर सकता है किसको? बायो अवेलेबिलिटी को। इसीलिए भी ये जरूरी है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है? ये इन्फ्लुएंस करता है डोज को। कोई बहुत देर तक पहुंचेगी ब्लड में तो उसकी डोज कम हो जाएगी, है ना। या कौन सा रूट से दिया जाएगा, कितनी देर में हमें ब्लड के अंदर ड्रग चाहिए, कौन से रूट से जल्दी ब्लड में पहुंच जाएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए एब्जॉर्प्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन इम्पॉर्टेंट है। अब क्या था? टाइप्स थे, है ना। ये तो बात डेफिनेशन की हो गई। अब टाइप्स भी तो है कि एब्जॉर्प्शन के टाइप्स तो डिपेंड करता है, ये जो हमने कहाँ गया, ओके। तो ये जो टाइप्स हैं एब्जॉर्प्शन के, ये हमने बनाए किसके ऊपर? डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमारे कहाँ जा रही है? जीआई ट्रैक में एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये ड्रग है, ये केमिकल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि कहाँ जाएगी? हमारे ब्लड में। ये एब्जॉर्प्शन हुआ और इसी के बिहाफ पे हमने इसको टाइप्स में डिवाइड किया है। कुछ अलग अलग रास्ते हैं जहां से ड्रग एब्जॉर्ब होती है। पहला प्रोसेस, पहला टाइप है पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव भी बोल सकते हैं और सिंपल डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, पहला टाइप है। दूसरा है फिल्टरेशन, ठीक है, याद आपको करने हैं ऐसे कैसे ही। तीसरा है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन,
जिसके अंदर दो टाइप्स हैं, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर आता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो ये चार ही वेज हैं जिससे कोई भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये जो टाइप्स हैं ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है ड्रग की। ओके, ठीक, चलिए हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आप आगे ड्रग्स पढ़ेंगे ना, और ड्रग्स के आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा, वहाँ पर आप पढ़ेंगे, इवन दो आप बुक में भी पढ़ेंगे कि XYZ ड्रग है जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बॉडी के अंदर एंटर करती है। आप पढ़ेंगे कि कोई XYZ ड्रग है जो कि पैसिव डिफ्यूजन से ब्लड के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वहाँ पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि पैसिव डिफ्यूजन क्या है। वहाँ पे आपको सिंपल टर्म याद रखनी पड़ेगी कि भाई पैसिव डिफ्यूजन में ये होता है, तो इस पाथ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए इसके टाइप्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था कि अगर पहली सीढ़ी क्रॉस नहीं करोगे तो दूसरी सीढ़ी समझनी बहुत मुश्किल है कोलॉजी में। सब लोग बोलते हैं कि थियोरी है, कोई नहीं, रट्टा मार लेंगे, पास तो हो जाओगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगी। तो आपको पहली चीज़ समझनी पड़ेगी इसके टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहला है पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन क्या है? पैसिव डिफ्यूजन हम और क्या बोल रहे हैं? सिंपल डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। भाई इसका क्या मतलब हुआ? थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मान लो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे ड्रग को क्या करना है? क्रॉस होना है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भाई उसे जाना है ना, उसे एब्जॉर्प्शन होना है उसका। तो ये ड्रग क्या करेगी? अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में पहले तो डिवाइड होगी, है ना। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल देन पास करेंगे इस मेम्ब्रेन को, लेकिन किसके थ्रू? हम पढ़ रहे हैं पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा? जहां पर ड्रग की कंसंट्रेशन हाई है वहां से ड्रग मॉलिक्यूल पास करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से मूव करेंगे किधर? लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये सिंपल है, बिना किसी एनर्जी के। ठीक है भाई, मान लो मेरे पास पूरी बाल्टी भरी हुई है टॉफीज से, ठीक है, टॉफीज चॉकलेट मेरे पास पूरी बकेट भरी हुई है। अब आपको क्या है, मेरे पास पूरा बाल्टी जब भरी हुई है टॉफी से, तो मुझे एक आधा देने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उसके पलटने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो ज्यादा कंसंट्रेशन से जिसको मग भरना है, कटोरी भरनी है टॉफी से, तो आपको क्या करना है? उल्टा कर देना है बस, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, पैसिव डिफ्यूजन। आप क्या कहोगे? आप बहुत दिलदार हो, आप कहोगे अरे ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना, यही तो करोगे। तो पैसिव डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि ड्रग का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है बिना किसी एनर्जी के। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी लगा रहा है, बिना एनर्जी के हाई कंसंट्रेशन से ड्रग लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, जिसमें किसी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहला पॉइंट जो आपको इस बात यहाँ पर याद रखना है। दूसरा, कोई कैरियर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, किसी हेल्प की जरूरत नहीं है कि भाई आजा, मुझसे बकेट नहीं उठाई जा रही है, नहीं, मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा हैं कि वो ऑटोमेटिकली ही निकले जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा तेजी से होगा रेदर देन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं। और ये कब तक चलता रहेगा? भाई आप कहोगे कि ड्रग मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, हाँ, कम की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? भाई तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ की कंसंट्रेशन इस क्रॉस करके दूसरी जगह की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो एक ही कंसंट्रेशन बी के जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता रहेगा। तो ये होगा पैसिव डिफ्यूजन, बिना एनर्जी के हाई से लो, बस याद रखना है आपको। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? अल्कोहल। अल्कोहल बिना एनर्जी के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाता है। स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, ये भी पैसिव डिफ्यूजन से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन ये भी पैसिव डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में पास करते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, ठीक है, बिना एनर्जी के। दूसरा है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है? तो फिल्ट्रेशन को हम बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट या फिर बल्क फ्लो। ठीक है, पोर ट्रांसपोर्ट या फिर बल्क फ्लो भी बोलते हैं फिल्ट्रेशन को।
फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है। आपने घर में चाय बनाई होगी, किसी को चाय बनाते हुए देखा होगा, नहीं बनाई है तो चाय छन्नी में छान देते हैं ना चाय को, तो चाय छन्नी में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बस वही होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में लेकिन फार्मेसी में पढ़ रहे हैं हम, होम साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं। तो फार्मेसी में फिल्ट्रेशन क्या का क्या मतलब है, स्पेशली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो पोर्स के द्वारा या छोटे छोटे जो पोर्स हैं, जो चैनल्स हैं, उसके द्वारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। लेकिन ये जो पोर्स है ये कैसे हैं, ये एक्वस पोर्स हैं। ये कैसे हैं, एक्वस पोर्स हैं जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ठीक है, विद वाटर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर लगता है उससे। अब कौन सा प्रेशर लगता है, हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक। हाइड्रोस्टैटिक बोले तो ब्लड प्रेशर, और ऑस्मोटिक मतलब कि जो हमारे जो सॉल्यूट है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल पास होते हैं एक्वस पोर से या एक्वस चैनल से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू विद वाटर के साथ मिलकर अंडर द इन्फ्लुएंसेस बाय प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर लगेगा देन वो पास करेंगे। बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ये क्या है, ये भी एक पैसिव प्रोसेस है। ये भी क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का क्या मतलब है, अभी हमने देखा कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना विदाउट एनी एनर्जी। इसका मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहला। दूसरा, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मेनली डिपेंड ऑन फिल्टरिंग फोर्स। जितना ज्यादा फिल्टरिंग फोर्स लगेगा भाई, जितना ज्यादा मैं इसको प्रेस करूंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, एंड साइज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, और डिपेंड करेगा कितना साइज है ड्रग मॉलिक्यूल का। ड्रग मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है या कम है। अगर ड्रग मॉलिक्यूल का साइज या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, 100 और 200 से ज्यादा है, तो ड्रग जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर 4 एंगस्ट्रॉम है देन ये क्रॉस कर सकती है। अब फिल्ट्रेशन होता है कौन से एग्जाम्पल के थ्रू है, तो भाई यूरिया है, इथेनॉल है, हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल आयंस हैं जैसे सोडियम पोटेशियम है ना, ये सब क्या होते हैं, चैनल्स के थ्रू इनका फिल्टरेशन होता है और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का ये सेकेंड टाइप है। नेक्स्ट, तीसरा टाइप है हमारा कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब है, अब देखो, polar compounds and certain drugs do not have the ability to penetrate the biological membrane by passive diffusion। क्या मतलब है कि भाई जो पोलर कंपाउंड्स हैं या फिर जो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके बस की नहीं है, जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं पैसिव डिफ्यूजन से। पैसिव डिफ्यूजन मतलब नो नीड ऑफ एनर्जी, है ना, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे भी होंगे ना जिनको बिना एनर्जी के वो पास ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है भाई, कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है जिसको बिना ट्यूशन के वो टॉप मार ले रहा है, तो वो तो पैसिव डिफ्यूजन हुआ कि बिना एनर्जी के वो टॉप मार ले रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो है जिनको बार बार पढ़ना पड़ रहा है, जिनको ट्यूशन की ज़रूरत है, जिनको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है ना, जिनको नोट्स की भी ज़रूरत है। तो उनको क्या है, उनको एक कैरियर चाहिए। बात समझ में आ गई। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जिनको कैरियर की जरूरत है। तो उनको पेनिट्रेट करना है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को पेनिट्रेट करना है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो किसकी हेल्प से करेंगे, कैरियर मॉलिक्यूल से। और ये जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं, ये स्पेशली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे मेम्ब्रेन की सरफेस पे पाए जाते हैं। क्लियर है, ये मेम्ब्रेन की सरफेस पे ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी में अलग से कोई कैरियर मॉलिक्यूल आ रहा है, ऐसा नहीं है। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर मेम्ब्रेन में ही छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसको उठाएंगे, पकड़ेंगे, साथ देंगे, चल भाई हम चल रहे हैं, और इसको पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करेंगे। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सरफेस पे प्रेजेंट हैं, ये क्या बनाएंगे, ये ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, भाई ये ड्रग आ रही है और यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो ड्रग मॉलिक्यूल या ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देन ये ड्रग
रिलीज करेंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कैरियर क्या करते हैं, हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब ये भी दो टाइप का होता है, पहला होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो देखते हैं। अब पहला है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम और क्या बोलते हैं, डाउन हिल डिफ्यूजन भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो डाउन हिल डिफ्यूजन मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब आप कहोगे मैम हाई से लो की तरफ मूव कर रही, तो इसमें तो ये तो पैसिव डिफ्यूजन में था, लेकिन नहीं, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में इस डिफ्यूजन प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एनर्जी की जरूरत है या कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत है। एनर्जी की नहीं कहेंगे हम, कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ड्रग के मूव कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं मेम्ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल। कैरियर मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल, जैसे कि विटामिन B12 की बात हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज या फिर हम एक्सटर्नल ले रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। ओके, दूसरा हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब ये एक बात बताओ, अगर हमारे घर में ऊपर टैंक में पानी खत्म हो गया, तो हम क्या ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं या पंप को ऑन कर देते हैं, जो कि पानी को लेता है पाइप में और कहाँ पहुंचा देता है, टैंक में, है ना। अगर कोई तुमसे बोले कि टैंक भरा हुआ है और नीचे पानी पहुंचाना है, तो क्या आपको मोटर चलाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में यही है कि लोअर कंसंट्रेशन से, जहां पर पानी कम है, जहां पर मॉलिक्यूल कम है, वहां से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाना है। भाई हाई कंसंट्रेशन ऊपर पहुंचाना है, तो लो कंसंट्रेशन से ड्रग मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसमें कोई ना कोई पंप, मोटर, कोई ना कोई तो कुछ तो चाहिए। तो क्या कैरियर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। तो लो कंसंट्रेशन से ड्रग मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि लो से हाई जाने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग मॉलिक्यूल मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। और एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में। बात समझ में आ गई होगी। अब ये भी दो टाइप का होता है। मैम यार आप हर चीज में दो टाइप ले आते हो, अब हैं तो हैं, क्या करें, है ना। तो पहला टाइप है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये भी समझना है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन, भाई सेल मेम्ब्रेन को, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसको ऐसे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है इस मेम्ब्रेन से यहाँ पहुंचाना है, या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचाना है। जैसे कि हमारी बॉडी में सोडियम है, या फिर किसी को सोडियम कोई खा रहा है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहां पर क्या होगा, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, जहां पर एनर्जी की हेल्प तो है, एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से ड्रग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पहुंच रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर एनर्जी की तो जरूरत है, लेकिन एनर्जी मिल कैसे रही है, तो एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। जब एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा, तब हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये प्रोसेस हुआ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये ट्रांसपोर्टर्स डिपेंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ आयंस।
तो यहाँ पर भी एनर्जी की जरूरत हो रही है, लेकिन यहाँ पे आयंस की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि सिम्पोर्टर लगा हुआ है, को ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, एंटीपोर्टर्स लगे हैं जिसको हम एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, या फिर ये चीज़ है। अब तुम ये कहोगे मैम ये बात तो नहीं समझ में आई, तो ये बात कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आप ये सब पढ़ोगे जब डायरेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे तब, तो वहां पर ये बात ध्यान रखना। सिम्पोर्टर्स बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि लो कंसेंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि इनका फेस डायरेक्शन किस तरफ है, कि आयंस की डायरेक्शन किस तरफ है। तो आयंस की डायरेक्शन सिम्पोर्टर है क्या, सिम्पोर्टर मतलब मान लो सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम एक तरफ मूव कर रहे हैं, सिम्पोर्टर, सिम मतलब सेम, ठीक है, सिम मतलब सेम, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्या। ठीक है, को ट्रांसपोर्टर्स हो सकता है यहाँ पे एक इसमें और भी कुछ हो, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, तो ये को ट्रांसपोर्टर्स हो गए। ये भी एक तरफ मूव कर रहे हैं क्या, हो सकता है एंटीपोर्टर्स हो, भाई सोडियम इस तरफ मूव कर रहा हो और जो पोटेशियम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, हो सकता है सोडियम की जगह कैल्शियम हो। इस तरीके से सिम्पोर्टर्स का मतलब है कि एक डायरेक्शन की तरफ फेस है आयंस का, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर और बहुत सारे मिलके जो एक तरफ मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि इन मॉलिक्यूल्स का फेस किस तरफ है, उसी तरफ ये मूव करते हैं, और ये भी एनर्जी की हेल्प से होता है। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये तो है तीन खत्म। फोर्थ टाइप हमारा, तो फोर्थ टाइप है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऐसे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, कहने का मतलब है भाई वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं जो थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, जो कि इन तीनों से फेल हो जा रहे हैं। तो वेसिकुलर बोलता है मैं हूं भाई साहब, मैं बचाऊंगा, मैं एब्जॉर्प्शन करूंगा। ठीक है, अब ये भी दो तरीके से होता है, फिर दो, हाँ भाई दो, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, देखो एंडो मतलब होता है अंदर, ठीक है, एक्सो मतलब होता है एग्जिट, बाहर। तो एंडोसाइटोसिस को हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर। तो एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको एंगल्फ किया जा रहा है, उसको अंदर समाया लिया जा रहा है। अमीबा याद है, अमीबा हमने देखा है ना, बचपन से ही पढ़ रहे हैं यार अमीबा। तो अमीबा को जब कोई खाना खाना होता है तो क्या करता है, तो अमीबा ये जो खाना है इसको एंगल्फ करता है, इसको खा जाता है। तो ये शेप अपनी चेंज करता रहता है धीरे धीरे, और इसको अपने बॉडी के अंदर समा जाता है। तो एंगल्फ द मॉलिक्यूल, एंडोसाइटोसिस एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में। अब ये दो तरीके से होता है, एंगल्फिंग दो तरीके से होती है भाई। खाना खाया जाता है और पानी पिया जाता है ना। तो एंडोसाइटोसिस भी दो तरीके का होगा, खाने का अलग और पीने का अलग। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब इन इस प्रोसेस में जो सेल है वो लार्ज पार्टिकल को खाती है, खा जाती है, एंगल्फ करती है। ठीक है, फेगो खागो, ठीक है, पीनो पानी, ठीक है। पीनोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है। इंजेक्शन किसका, लिक्विड। तो सेल क्या पी जा रहा है, लिक्विड को। तो यहाँ पर लिक्विड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, पीनोसाइटोसिस से, और सॉलिड का फेगोसाइटोसिस से। ये तो बात हुई किसकी, एंडोसाइटोसिस की। अब एक्सोसाइटोसिस का क्या है, तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब है इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल आर फ्यूज्ड विद द सेल। अब इंट्रासेलुलर जो मॉलिक्यूल है वो सेल के साथ फ्यूज्ड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ। अगर उनको बाहर निकलना है तो क्या होगा, तो एक्सोसाइटोसिस होगा। मान लो तुम्हें भूख लग रही है, तो कैसे पता चल रहा है तुम्हें भूख लग रही है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उस तरीके के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तुम्हें नींद आ रही है, तो कैसे पता चल रहा है नींद आ रही है, उस टाइप के हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। खुजली हो रही है, खुद तुम खुजा रहे हो, ईचिंग हो रही है, कैसे पता चल रहा है खुजली हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो रिलीज हो रहा है। रिलीज होना मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो जो भरा हुआ है ना, जिससे हमें बेचैनी हो रही है, खुजली हो रही है, नींद आ रही है, वो बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं मतलब एक्सोसाइटोसिस।
तो इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल जो कि सेल मेम्ब्रेन में फंसे हुए हैं, अब वो सेल से बाहर निकलने को, रिलीज करने को तैयार है। दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ओके, तो ये तो बात होगी हमारे टाइप्स की। अब 3 टाइप के फैक्टर्स हैं जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। अब 3 फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में आप कहोगे यार इतना सारा कैसे लिखेंगे ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो तीनों लिखने पड़ेंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो पॉइंट्स में आप 10, 15, 12, 8 लिख सकते हो। ओके, तो मेन कैटेगरीज हैं फैक्टर्स ड्रग एब्जॉर्प्शन की। पहला है फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स मतलब ड्रग से रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, जैसे कि डोजेस फॉर्म हो गई। और फिजियोलॉजिकल फैक्टर तीसरा है, रिलेटेड करता है हमारे बॉडी से। तो ये जो ड्रग, डोज और बॉडी, ये तीनों की तीनों अफेक्ट करती है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। कैसे? टेबल से समझते हैं ना। तो फिजियोकेमिकल फैक्टर्स कौन कौन से? मान लो एक्वस सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो कुछ ड्रग ऐसी हैं जो कि एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, ड्रग मस्ट डिजोल्व इन जीआई फ्लूइड। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में डिजोल्व हो जाती हैं एब्जॉर्प्शन से पहले। तो कर दिया ना, एब्जॉर्प्शन से पहले ही वो डिजोल्व हो गई, तो एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर दिया। जैसे जितनी भी पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जैसे कि ग्राइसोफुल्विन है, ये एब्जॉर्ब स्लोली होती है, धीरे धीरे स्लो होती है, क्योंकि उसको तो एब्जॉर्प्शन होने से पहले ही वो जीआई फ्लूइड के साथ डिसॉल्व हो गई ना। इसी तरीके से लिपिड सॉल्युबिलिटी है दूसरा फैक्टर। अब लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं बाय पैसिव डिफ्यूजन, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, बार्बिचुरेट्स हैं, तो अफेक्ट कर दिया ना उसने। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, तो जितनी हमारी अनचार्ज ड्रग है, जितनी हमारी अनआयोनाइज ड्रग है, वो ही लिपिड मेम्ब्रेन को, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं। जैसे एस्पिरिन है, ठीक है। एस्पिरिन एब्जॉर्ब होता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक स्टमक में, तो अनआयनाइज्ड है, कोई चार्ज ही नहीं है उस पर, ठीक है। इस तरीके से ये अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज किसका? ड्रग का। तो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो भाई जिस ड्रग का हमें एब्जॉर्प्शन फास्ट करना है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को छोटा रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। लार्ज जो मॉलिक्यूल्स है वो देर में एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि यूरिया है, फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंसुलिन लार्ज है, थोड़ा टाइम लेगा, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे पता चलेगा कि कोई ड्रग एब्जॉर्ब हो रही नहीं हो रही है? तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स से देखते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी, कुछ ड्रग्स जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एसिडिक कंडीशन में या फिर एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जैसे कि पेनिसिलिन जी जो कि डिस्ट्रॉय होता है हमारे स्टमक के एसिड से, जो HCl प्रेजेंट है, तो एब्जॉर्प्शन को डिले कर सकता है। ड्रग फॉर्म, अब ड्रग की फॉर्म क्या है, कौन सा सॉल्ट उसमें ऐड है, किस टाइप के एस्टर ग्रुप लगे हैं, ये भी हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ड्रग की, डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट, ये भी अफेक्ट करता है हमारे एब्जॉर्प्शन रेट को। जैसे कि लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड वर्सेस लीडोकेन बेस। तो लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का अलग फॉर्म है और लीडोकेन बेस का अलग फॉर्म है, जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला हुआ हमारा फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। दूसरा है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर मतलब भाई डोजेस फॉर्म कौन सी है, लिक्विड दे रहे हो, टैबलेट की फॉर्म दे रहे हो, कैप्सूल दे रहे हो, तो कौन सी फॉर्म दे रहे हो। भाई अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है बजाय सॉलिड के। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, हर ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग होगा। तो टैबलेट मस्ट ब्रेक अपार्ट बिफोर डिजॉल्विंग, तो डिजॉल्व होने से पहले उसको टूटना पड़ेगा, तो कौन कितनी फास्ट टूट रहा है, ये भी तो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा ना। तो जिसका फास्ट डिसइंटीग्रेशन टैबलेट होगा उसका फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। डिजोल्यूशन रेट कैसा है, तो जो ड्रग जल्दी से जल्दी डिजोल्व हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने से पहले, वो क्या होगी, वो भी हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगी। क्या अफेक्ट करेगी? अफेक्ट पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। ये क्या करेगी, जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स है उसके थ्रू अफेक्ट हो जाएगी, जैसे डिजॉक्सिन है। प्रेजेंस ऑफ एक्सीपिएंट्स, अब ड्रग तो ठीक है, उसके साथ जो आपने एक्सीपिएंट्स ऐड करे हैं, ठीक है, वो जो एडिटिव्स ऐड की हैं
वो भी एब्जॉर्प्शन को फास्ट और स्लो करते हैं। तो एडिटिव्स में एनहेंस और डिले एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एनहेंस कर सकता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन एनहेंसर भी होते हैं कि हमें लग रहा है कि ऐसे एक्सिपिएंट्स को ऐड किया जाए जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को फास्ट करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन एनहेंसर। कुछ बाइंडर्स हैं जो कि स्लो एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, फास्ट एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, तो हम उन बाइंडर्स को उन एनहेंसर्स को ऐड करके एब्जॉर्प्शन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज क्या है? तो भाई हमने अभी पढ़ा है कि जो स्मॉलर पार्टिकल साइज है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं और लार्ज पार्टिकल साइज कम डिसॉल्व होते हैं। तो माइक्रोनाइज्ड ग्राइसोफुल्विन की अगर फॉर्म देखें, फॉर्मुलेशन देखें, तो वो ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होता है रेदर देन द लार्ज पार्टिकल साइज। ठीक है, क्योंकि जितने छोटे पार्टिकल साइज होंगे उतना उसको सरफेस एरिया मिलेगा एब्जॉर्ब होने के लिए। और लास्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे? कि भाई कौन से रूट से आपने ड्रग को दिया है। अगर आपने आईवी रूट से दिया है तो मैंने बताया भी था कि 100% बायोएबिलिटी होगी, है ना। तो ड्रग फटाक से बस ब्लड, इधर तुमने ड्रग दी और इधर ब्लड में पहुंची और उसका एक्शन शुरू। तो ओरल रूट से दे रहे हो, इंट्रामस्कुलर रूट से दे रहे हो, सबलिंगुअल से, कौन सा रूट आप प्रेफर कर रहे हो अफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन रेट को ड्रग के। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। कितना सरफेस एरिया एब्जॉर्ब, कितना ड्रग को एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया मिल रहा है। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि इंटेस्टाइन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन कैसी है, भले ही वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है लेकिन सरफेस एरिया स्टमक से ज्यादा है। ब्लड फ्लो एट एब्जॉर्प्शन साइट। कितना ज्यादा ब्लड फ्लो चल रहा है, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। ठीक है, मसल्स में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा रेदर देन फैट टिश्यूज। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। पेट खाली है या भरा हुआ। कुछ दवाइयां ऐसी होती है ना जिनको डॉक्टर बोलता है भाई खाली पेट खाओ, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको डॉक्टर बोलता है कि खाना खाने के बाद खाओ। तो फास्टर एम्प्टिंग इक्वल्स टू फास्टर ड्रग रीचेस इंटेस्टाइन। अगर पेट हमारा खाली होगा तो उतना ही ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, ज्यादातर ज्यादातर। ठीक है, फैटी फूड, मान लो तेल तेल खा रहे हो, बहुत ज्यादा तला भुना खा रहे हो, तो वो डिले कर सकता है एब्जॉर्प्शन रेट को, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। पेट की मोटिलिटी कैसी है? अगर बहुत ज्यादा फास्ट है तो ड्रग के साथ कांटेक्ट टाइम क्या होगा? कम होगा। अगर बहुत कम है तो एब्जॉर्प्शन डिले होगा। तो डायरिया रिड्यूस कर सकता है एब्जॉर्प्शन रेट को। प्रेजेंस ऑफ फूड, खाना प्रेजेंट है या नहीं है, तो फूड डिले कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है एब्जॉर्प्शन रेट को। जैसे कि मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क क्या कर सकता है? रिड्यूस करता है टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को। इसीलिए कभी भी अगर आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को यूज करते हैं तो उसके साथ मिल्क कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन है वो अपना एंटीबायोटिक अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन को नहीं लिया जाता है। इसीलिए अगर डॉक्टर बोला कि दूध के साथ नहीं लेनी है, इट मीन्स नो, नहीं लेनी है। पीएच, जीआईटी का पीएच क्या है? तो आयनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी ये दोनों अफेक्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन को। वीक एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक में और वीक बेसिस हमारे कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? इंटेस्टाइन में। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो ड्रग मेटाबोलाइज होती है लीवर में सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचने से पहले, जैसे कि प्रोपेनोलॉल है, मॉर्फिन है, तो ये अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। और डिजीज कंडीशन ये भी लास्ट हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे कि जीआई डिजीज, पेट की बीमारी है, डायरिया तो नहीं चल रहा है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, कोई शॉक तो नहीं है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ड्रग का डिले हो रहा है। तो जैसे कि अगर मेलाब्जॉर्प्शन कंडीशन है, अगर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ड्रग नहीं पहुंच पाएगी, बायो अवेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल और फिजिकोकेमिकल, सॉरी, हाँ, फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाने की कोशिश की है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पेज को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।